हेलो। हेलो। तो आज हम रिसर्च का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इथिक्स या फिर इथिक्स इन रिसर्च। रिसर्च जब हम करते हैं किसी भी चीज़ का तो फिर उसमें इथिक्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है, इथिक्स का डेफिनेशन क्या है, ये सब चीज़ हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो इथिक्स क्या है, तो इथिक्स एक ब्रांच है फिलोसॉफी का इन्वॉल्विंग सिस्टमाइजिंग डिफेंडिंग एंड रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग बिहेवियर। मतलब सही या गलत चीज क्या है, सही या गलत चीज क्या है उसको डिस्टिंग्विश करना। सबसे पहले सिस्टमाइजेशन, जैसे कि अगर कोई भी रिसर्च वर्क चालू है तो वो सिस्टमिक वे से उसको कैरी फॉरवर्ड करना, कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको डिफेंड करना, और सही चीज क्या है कि क्या क्या करना चाहिए रिसर्च में, कैसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, वो रिकमेंड करना। रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग, सही क्या है और गलत क्या है इसको डिस्टिंग्विश करना, इसके बारे में बताना, और अगर कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो उसको रोकना। तो ये सब काम क्या होता है, इथिक्स का होता है। तो इथिक्स का शॉर्ट में मतलब होता है कि अपने सिद्धांत क्या है रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स या रिलेटेड टू एनिमल्स। अगर हम देखेंगे एक एग्जाम्पल लेके छोटा सा, कि लोग बोलते हैं कि अगर किसी ने मर्डर किया है, एक या दो मर्डर किया है, तो वो हम लोग एक मर्डर माना जाता है, उसका हम लोग सजा देते हैं। लेकिन अगर कभी कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसका अबॉर्शन किया जाए तो उसमें भी किसी बच्चे की जान जा रही है तो वो भी एक टाइप का मर्डर ही गिना जाता है। लेकिन हमारा सोसाइटी जो है वो दोनों को अलग अलग तरीके से देखता है। किसी जिंदा आदमी को मार देना वो एक मर्डर कहलाता है और उससे सजा देने का काम करती है, लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को अबॉर्शन किया जाता है तो उसमें वो मर्डर का क्राइटेरिया नहीं बोला जाता। तो ये हमारे अलग अलग जैसे जो इस कम्युनिटी के या फिर हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम के अलग अलग सोच होते हैं। तो उसी तरह से रिसर्च करते वक्त एक थिंकिंग होना चाहिए, एक एथिक्स होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ये नहीं देखना चाहिए कि अमीर है कि गरीब है, कि वो कौन से कास्ट या रिलीजन से, लेकिन एक इथिक्स होना चाहिए कि एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है रिसर्च के हिसाब से। तो वो चीज़ हमको पढ़ना है, वो इथिक्स में पढ़ना है, यानी कि रिसर्च रिलेटेड इथिक्स, कि क्या जो ह्यूमन के जो हम कह सकते सिद्धांत है वो क्या है, क्या सही है क्या गलत है। तो इथिक्स जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, इथिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहले के लोग कैसे थे कि एक्सपेरिमेंट करना है, रिसर्च करना है, तो वो अपने हिसाब से रिसर्च करना चालू करते थे ग्रुप ऑफ पीपल्स को लेके। लेकिन वो ये नहीं देखते थे कि उसका इफेक्ट क्या होगा किसी भी आदमी पे, उसको कोई इम्पोर्टेंट चीज़ बताना है कि नहीं है। तो ऐसा ही कुछ इंसिडेंस हुआ था बहुत साल पहले, कम से कम 50-60 साल पहले। तो एक जो इंसिडेंस था उसका नाम था न्यूरेमबर्ग क्राइम ट्रायल। न्यूरेमबर्ग क्राइम ट्रायल में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू के बाद जर्मन जो थे उनके पास जितने भी प्रिजनर सोल्जर्स थे, जो भी मिलिट्री ट्रूप्स थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में हार गए थे, जिन लोगों को वो लोग ने अपने देश में लेके आया था जर्मनी में, तो जो भी प्रिजनर या बंदी बना के जो लोग को रखा गया था, वो लोग के ऊपर जर्मन्स जो साइंटिस्ट थे वो अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करते थे। वो एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू कुछ भी हो, वो एक्सपेरिमेंट करते थे जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता था। तो उनका मोटो सिर्फ यही था कि वो आदमी है या ट्रूप्स है या वो जो भी लोग हैं उनको तकलीफ देना, या फिर अपना रिसर्च जो है वो अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करना। उस रिसर्च का ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग वो लोग पे क्या असर हो रहा है, वो लोग के इमोशंस पे क्या असर हो रहा है, ये सब चीज़ वो लोग नहीं देखते थे। तो ये पहला इंसिडेंस हुआ था अराउंड इन 1945 से 1947 के बीच में, जिसे हम कहते हैं न्यूरेमबर्ग क्राइम ट्रायल। दूसरा एक टस्के सिफेली स्टडी एक हुआ था। इस स्टडी में क्या हुआ था कि लोग अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे
सिफेलिस का दवा टेस्ट करने के लिए लोग क्या करते थे, तो अफ्रीकन अमेरिकन जितने लोग थे वो लोग को पकड़ के वो लोग उनमें सिफेलिस सबसे पहला इन्फेक्शन इंजेक्ट करते थे। वो इंजेक्ट करने के बाद जो उन्होंने मेडिसिन बनाया है उसका ट्रायल उन बॉडी पे लेते थे, लेकिन उस चीज़ का वो लोग परमिशन भी नहीं देते थे, कुछ भी नहीं करते थे। सिर्फ वो अफ्रीकन्स है या सिर्फ वो अमेरिकन्स है इस बेसिस पे वो लोग क्या करते थे, तो एक ह्यूमन बॉडी को हार्म करते थे, एक ह्यूमन बॉडी पे नुकसान पहुंचाते थे। जिसको सिफेलिस का इन्फेक्शन नहीं है उसमें भी सिफेलिस का इंजेक्शन डालते थे और फिर उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते थे, रिसर्च स्टडी करते थे। तो ये कुछ इंसिडेंट्स थे जो एज ए रिसर्च के हिसाब से ठीक है कि रिसर्च करना चाहिए, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग ये सही चीज़ नहीं है। रिसर्च करना है तो रिसर्च जो बॉडी है जिस पे रिसर्च हो रहा है उसके ऊपर किसी भी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए, उसका खुद का अप्रूवल होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में उसे पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो या आगे इससे ह्यूमन बीइंग पे कोई हार्म ना हो, इसके लिए एथिक्स करके एक टॉपिक बनाया गया या फिर एथिक्स जो है वो स्टडी में लाया गया, जिसकी वजह से सही क्या हो रहा है और गलत क्या हो रहा है इसके बारे में पता चल सके। तो ये दो कुछ ऐसे घटना घटी थी जिसकी वजह से एथिक्स ये रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। तो एथिक्स का प्रिंसिपल क्या है, तो एथिक्स का प्रिंसिपल जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, जस्टिस, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन एंड बेनिफिशियंस। सबसे पहला तो जस्टिस है, किसी भी स्टडी करते वक्त किसी भी पर्सन को या ह्यूमन बीइंग को ले रहे हैं तो उसके साथ जस्टिस होना चाहिए, यानी कि उसे कुछ कुछ चीज़ों के बारे में पहले से पता होना चाहिए कि उसके ऊपर अगर रिसर्च किया जा रहा है तो किस बीमारी का रिसर्च किया जा रहा है, उसमें कौन सा मेडिसिन दिया जा रहा है, उसमें कितना हार्म हो सकता है। तो ये सब चीज़ क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़ा पैसा दे दिया जाए और उससे उसके बॉडी पे कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो ये एक इनजस्टिस होता है, तो उससे जस्टिस होना चाहिए। दूसरा, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन। कोई भी पर्सन है या फिर वो अमीर हो या गरीब हो या किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, लेकिन हमें रिस्पेक्ट करना है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सन। हमें उसके कास्ट से, उसके वेल्थ से उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना आना चाहिए। कोई भी पर्सन है तो उसका रिस्पेक्ट करना है। अगर रिसर्च के लिए उस पर्सन का यूज़ किया जा रहा है तो उसको कितना कम से कम तकलीफ हो, या फिर उसे ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं करना है कि नहीं इस आदमी को तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो पेशेंट या फिर जो पर्सन है उसका रिस्पेक्ट करना। और तीसरा, बेनिफिशियंस। किसी भी रिसर्च वर्क से अगर कोई कम से कम नुकसान में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता है तो ही उस रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल है ऑफ एथिक्स। प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इन रिसर्च क्या है, तो सबसे पहला जस्टिस है, दूसरा है रिस्पेक्ट फॉर पर्सन और तीसरा है बेनिफिशियंस, यानी कि जस्टिस होना चाहिए, किसी से भी इनजस्टिस ना हो। दूसरा, एज ए पर्सन उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। और तीसरा, ऐसा कोई रिसर्च करना चाहिए जिससे कुछ बेनिफिट निकले कम से कम हार्म के ऊपर। तो ये सब चीज़ देखते हुए ही एथिक्स में कुछ कमिटीज बनाए गए हैं रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग और रिलेटेड टू एनिमल। तो वो कमिटी कौन कौन सी है, उसमें कितने मेंबर्स है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, वो सब चीज़ देखेंगे। तो रिलेटेड टू अगर ह्यूमन बीइंग देखेंगे तो एक कमिटी बनी है जिसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटी। क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटी। तो ये कमिटी बनी है एथिक्स को देखने के लिए, क्या सही है और क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ देखने के लिए इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटी बनाई गई है। तो इथिकल कमिटी के मेंबर्स या फिर कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं, तो इथिकल कमिटी में मैक्सिमम जो है वो 12 से लेके 15 मेंबर्स होते हैं। मैक्सिमम जो होते हैं 12 से लेके 15 मेंबर तक होते हैं, और मिनिमम अगर हम बोलेंगे तो 7 मेंबर होने ही चाहिए इस कमेटी में। इस कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 मेंबर्स और कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए। इस कमेटी में मेंबर्स कैसे होते हैं, तो सबसे पहला जो मेंबर होता है वो होता है चेयरमैन, यानी कि हेड होता है। वो कोई भी आउटसाइड पर्सन हो सकता है, तो एक चेयरमैन होना चाहिए। दूसरा, मेडिकल साइंटिस्ट,
एक साइंटिस्ट होना चाहिए जो कि रिसर्च वर्क को कैरी फॉरवर्ड करेगा, एक क्लिनिशियन होना चाहिए, यानी कि मेडिसिन रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है या मेडिसिन से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उस मॉलिक्यूल से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये देखने के लिए एक क्लिनिशियन होना चाहिए। चौथा, एक लीगल एक्सपर्ट होना चाहिए। लीगली रिलेटेड टू मेडिकल तो ये लोग देख लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन लीगली क्या सही है या फिर लीगली क्या गलत है, यानी कि एक लॉयर जैसा कोई आदमी होना चाहिए जिसे कि सारे चीज़ों के बारे में पता हो, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क और गवर्नमेंट के हिसाब से क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, ये सब के बारे में पता हो। तो एक लीगल एक्सपर्टीज होना चाहिए। एक एथिसिस्ट होना चाहिए जिसे पता हो कि सही क्या है और गलत क्या है, किसी भी ड्रग को यूज करने के लिए क्या सही है क्या गलत है, किस मेंबर पे यूज करना चाहिए, वो सब चीज देखने के बाद वो बताएगा कि आगे जाके ये ड्रग का यूज करना है कि नहीं करना है। यानी एथिसिस्ट जो कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है एक ह्यूमन बीइंग पे या फिर एक कमिटी पे, ये एज ए हम लोग कह सकते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग वो सही चीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एथिसिस्ट बताएंगे। उसके बाद एक ले पर्सन है, जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने व्यूज के हिसाब से सब कुछ बताते हैं, लेकिन उसमें एक ले पर्सन, एक कॉमन मैन भी होना चाहिए जिसका व्यू कुछ तो होगा, वो व्यू देखने के लिए एक ले पर्सन उसमें प्रेजेंट होता है, और एक जो मेंबर होता है उसे हम कहते हैं सेक्रेटरी। तो इस तरह से 7 बेसिक मिनिमम मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा भी अगर चाहिए तो और 5 से 6 मेंबर्स ज्वाइंट हो सकते हैं। तो कंपोजिशन में क्या है, चेयरमैन है, मेडिकल साइंटिस्ट, क्लिनिशियन, लीगल एक्सपर्ट, एथिसिस्ट, ले पर्सन और सेक्रेटरी, इतने सब लोग होते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटी का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? तो उसका ऑब्जेक्टिव्स होता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्व इन ट्रायल्स। जो भी ट्रायल्स होते हैं, जो भी रिसर्च वर्क होते हैं, उसमें जो भी ह्यूमन सब्जेक्ट का यूज होता है, जो भी ह्यूमन बीइंग का यूज होता है, उसके राइट्स जो भी है, उसके राइट्स जो है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी सेफ्टी और उसका वेलबींग। उसके राइट्स क्या क्या है? तो राइट्स उसके ये सब चीज होते हैं कि अगर कोई भी ट्रायल्स के लिए किसी ह्यूमन बीइंग को लिया जाता है तो उसे वो ट्रायल के बारे में सब कुछ सही सही बताना कि वो ट्रायल में क्या क्या किया जाएगा, उससे उसको हार्म कितना होगा, उससे ह्यूमन बीइंग को फायदा कितना होगा, उसका भी व्यू जानना कि उसे इस रिसर्च ट्रायल में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। तो ये उसके राइट्स हो गए। दूसरा चीज सेफ्टी। अगर कोई भी ट्रायल कर रहे हैं और हमें पता है कि इससे ह्यूमन बीइंग पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा, रिलेटेड टू इमोशनल, फिजिकल या कुछ भी हो, तो ऐसा कोई भी रिसर्च है जिसमें सेफ्टी नहीं है या फिर हमें पता है कि इसका कुछ साइड इफेक्ट या बैड इफेक्ट होने के ज्यादा चांसेस है, तो ऐसा कभी भी रिसर्च नहीं करना चाहिए। जिसमें कम से कम रिस्क हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, कम से कम हार्म हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ऐसा ही रिसर्च स्टडी कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्व इन ट्रायल्स। तीसरा चीज, फंक्शन क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटीज जो होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है? तो उसका फंक्शन होता है सबसे पहला कि महीने में एक बार तो भी इथिकल कमिटी को मिलना है और उसके जितने भी पेंडिंग प्रपोजल्स है उनको क्लियर करना है। क्या करना है? पेंडिंग प्रपोजल्स है उनको क्लियर करना है। दूसरा, मिनिमम क्वारम ऑफ 5 इज मस्ट, मतलब जितने मेंबर्स होते हैं कंपोजिशन में, जैसे कि बताया मिनिमम 7 मेंबर्स है, लेकिन जब भी मीटिंग होगा या उनका मीट होगा तो मिनिमम 5 लोगों को तो प्रेजेंट होना ही हो वहां पे। अगर एक्सपर्ट की जरूरत होती है, किसी भी फील्ड रिलेटेड एक्सपर्ट की जरूरत होती है तो उसे बुलाया जाता है। और चौथा, जो भी डिसीजंस लिया जाता है, जो भी प्रपोजल्स के ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कम से कम 3 इयर्स तक, 3 साल तक इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो अगर हम रिसर्च वर्क पे देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटी, जो इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटी का काम क्या होता है कि जैसे कि अगर एक पर्सन है वो चाहता है कि
हमें रिसर्च करना है किसी भी एक टॉपिक पे, और उसमें हमें ये ड्रग्स यूज करना है और ये डिजीज है, इस पे हमें कुछ पर्सन के ऊपर ये टेस्ट करना है। तो क्या होता है कि एक इथिकल कमिटी स्टार्टिंग में बैठता है। ऐसे ही हम किसी भी रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो पहले उसका अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसको इथिकल कमिटी के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो वो देखते हैं, इथिकल कमिटीज के जो मेंबर होते हैं वो अपने तरीके से देखते हैं कि इसमें डिजीज कौन सा लिया गया है, कितने पर्सन का स्टडी में यूज होगा, ड्रग्स कौन कौन से हैं, ड्रग्स के कोई साइड इफेक्ट आएंगे कि नहीं, उसका बेनिफिट क्या है, कितने हद तक वो ड्रग इफेक्टिव हो सकता है, ये सब चीज़, और ह्यूमन बीइंग के हिसाब से भी क्या सही है और क्या गलत है, इस डिजीज पे या इस मेडिसिन से स्टडी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ जो है वो इथिकल कमिटी डिसाइड करती है। अगर इथिकल कमिटी के पास से ऐसा पता चलता है कि कम से कम रिस्क पे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, या फिर वो किसी मेडिसिन से किसी भी ह्यूमन बीइंग पे अच्छा खासा असर पड़ेगा या उससे ह्यूमन बीइंग का लाइफस्टाइल अच्छा खासा चेंज हो सकता है, तो वो कमिटी जो है वो अप्रूवल देती है आगे की स्टडी के लिए। तो फिर आगे का स्टडी कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटी है, उसके अंदर 7 मेंबर्स होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 12 से 15। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग इन द ट्रायल। और फंक्शंस क्या होता है? तो फंक्शन होता है कि उन्हें महीने में एक बार मिलना होता है और जो भी पेंडिंग प्रपोजल्स हैं उनको फुलफिल करना है। दूसरा, मिनिमम 5 लोग तो भी चाहिए जब भी मीट होती है। एक्सपर्ट, अगर किसी फील्ड के एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है तो उन्हें इनवाइट किया जाता है, और कम से कम 3 साल के लिए वो सब रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं जो कि इन्होंने डिसीजन लिया है या जो भी रूल्स रेगुलेशंस इन्होंने आगे बनाया है। तो ये हो गया रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटी, यानी कि रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। अभी जैसे कि ह्यूमन बीइंग का किसी भी एक्सपेरिमेंट पे स्टडी होता है, तो ह्यूमन बीइंग से पहले एनिमल्स का भी स्टडी होता है काफी जगह पे, जैसे माइस हो गए, चूहा, रैट, मंकी, कैट, डॉग, काऊ, ऐसे काफी सारे एनिमल्स का यूज इथिकल कमिटी में रिसर्च वर्क में किया जाता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जैसा ह्यूमन बीइंग को जितनी सेफ्टी मिल सके उतना हम देने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरह से हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि एनिमल्स में भी उतना ही सेफ्टी, उतना ही प्रिकॉशन के साथ काम करना है। ऐसा नहीं है कि वो एनिमल्स है या वो बोल नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए हम कुछ भी राइट, सही क्या है, गलत क्या है, ये सब ना सोचे, ऐसा नहीं है। उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो उसे सही और गलत जो डिसाइड करने के लिए उनके लिए भी एक कमेटी बनी है जिसको बोलते हैं हम एनिमल इथिकल कमेटी। एनिमल रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है या एनिमल्स में रिसर्च करने से पहले क्या क्या चीज़ होना चाहिए, सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए, ये सब चीज़ एनिमल इथिकल कमेटी वाले बताते हैं। तो एनिमल इथिकल कमेटी, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? तो उसके अंदर 4 मेंबर्स होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है एक वेटेरिनेरियन, यानी कि एनिमल डॉक्टर। एक डॉक्टर जिसने एनिमल के बारे में या फिर एनिमल के बारे में ही पढ़ाई किया हो, उसके डिजीज के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं कि रिलेटेड टू एनिमल्स जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं वेटेरिनेरियन। दूसरा, एनिमल रिसर्चर, जो रिसर्च करने जा रहा है एनिमल्स के ऊपर जो रिसर्च करने जा रहा है वो। तीसरा, एनिमल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव, ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव है जो एनिमल्स के बारे में सोचते हैं या फिर सही क्या है गलत क्या है एनिमल्स के लिए उनके बारे में सोचते हैं। और एक ले पर्सन नॉर्मली सब जगह चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम थियोरेटिकली देखते हैं या फिर हम स्टडी बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन एक ले पर्सन, एक कॉमन आदमी काफ़ी सारा और चीज़ें बता सकता है। तो इसके लिए ले पर्सन का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। दूसरा, एनिमल इथिकल कमेटी का रोल क्या है, मतलब उसके फंक्शंस क्या है या फिर एनिमल इथिकल कमेटी क्या करता है। तो एनिमल इथिकल कमेटी क्या करता है, तो वो सभी चीज़ देखता है
यानी कि एनिमल्स का अगर रिसर्च में यूज हो रहा है तो वो देखता है कि किस तरह से एनिमल्स को ट्रीट किया जाता है, क्या खाने पीने में दिया जाता है, कैसे मेडिकेशंस दिए जाते हैं, रूट ऑफ मेडिकेशंस क्या है, उसका ध्यान कैसे रखा जाता है, तो ये सब चीज़ देखते हैं। मतलब ओवरसी यूज ऑफ एनिमल इन रिसर्च, एनिमल को अगर रिसर्च वर्क के लिए यूज किया जा रहा है तो उसका देखभाल कैसे रख रहे हैं वो चीज़ देखते हैं। और दूसरा, अप्रूविंग एंड मॉनिटरिंग द यूज ऑफ एनिमल, कौन सा एनिमल का यूज करना है, ये चीज भी एनिमल इथिकल कमिटी जो है वो बताती है। अगर कोई भी रिसर्च वर्क स्टार्ट करना है एनिमल्स को लेके, तो जब तक एनिमल इथिकल कमिटी का या फिर AEC का अप्रूवल नहीं होगा तब तक हम कभी भी रिसर्च वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये हमने देखा अभी तक कि डेफिनेशन क्या है इथिक्स का। तो डेफिनेशन है ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी इन्वॉल्विंग सिस्टमाइजिंग, डिफेंडिंग, रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। दूसरा प्रिंसिपल्स क्या है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इथिक्स है जस्टिस, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन एंड बेनिफिशियंस। तीसरा हमने देखा इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटी के बारे में, उसके कंपोजिशंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके फंक्शंस। और चौथा चीज हमने देखा है एनिमल इथिकल कमिटी का कॉम्पोजिशन, उसका रोल क्या क्या है। और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी रिसर्च वर्क अगर चालू करना है रिलेटेड टू एनिमल, जिसमें एनिमल का यूज हो, तो विदाउट अप्रूवल ऑफ एनिमल इथिकल कमिटी उसे हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते।